नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल 2024 में पूछे गए जो जीके का सेक्शन है। ठीक है, जितनी भी शिफ्टें हुई थी, टोटल कितनी शिफ्ट थी हमारी? 36 शिफ्ट थी और उनमें लगभग 25 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए, तो आप लगा लो लगभग 900 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली बनते हैं जो जीके के हमें डिस्कस करने हैं। लेकिन इन 900 क्वेश्चन को शिफ्ट वाइज ना अरेंज करके डिफिकल्टी के लेवल वाइज अरेंज किया गया है, यानी कि सबसे पहले सबसे टफ क्वेश्चंस, उसके बाद मॉडरेट क्वेश्चन, फिर इजी क्वेश्चन को रखा गया है। क्योंकि होता क्या है कि बच्चे स्टार्टिंग में वीडियो देखना शुरू करते हैं और फिर लास्ट तक वो देख नहीं पाते, इसलिए टफ क्वेश्चन को पहले ही रख दिया है ताकि आप इजीली से उसको टैकल कर पाए। तो आप देखोगे स्टार्टिंग के जो ये 100 क्वेश्चन हम करेंगे, इसमें एक से एक क्वेश्चन आएंगे जो बिल्कुल ही डिफरेंट होंगे, बिल्कुल ही अलग होंगे, तो उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, और ये किस चीज के लिए, ये जो है ये पार्ट 1 है इस वीडियो का, इसको मैं कोशिश करूंगा 3 से 4 या 5 पार्टों में, या हो सके 8-9 पार्टों में लेके आऊं, क्योंकि 100 क्वेश्चन की सीरीज बनेगी। ये क्वेश्चन जो है सेट है, ये 100 क्वेश्चन का है। एक चीज का और ध्यान रखना आप लोग, ये किसके लिए यूजफुल है, तो दोस्तों ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं या चल रहे हैं, जैसे एमटीएस का एग्जाम अभी चल रहा है, इसमें भी अभी इंपॉर्टेंट है काफी, या अभी सीजीएल मेंस का एग्जाम आएगा, सीजीएल मेंस के एग्जाम में भी ये काफी ज्यादा जो है वो हेल्पफुल होने वाला है। या और भी एग्जाम, आरआरबी एनटीपीसी के भी एग्जाम्स आने वाले हैं, आरपीएफ आने वाला है। ठीक है, या एनटीपीसी का एग्जाम होगा या एएलपी का एग्जाम होगा, तो जितने भी आरआरबी के एग्जाम होंगे उसके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो हमें इन सभी क्वेश्चनों का, सभी का ध्यान में रखते हुए जो इसको चलना है और ऐसी तैयारी करना ही ताकि सब कुछ कवर हो सके। जहां पे जरूरत पड़ेगी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि आप इसको आराम से जो है वो टैकल कर सको। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको। दूसरा ये, अब आज पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला ही क्वेश्चन देख लो आप लोग और एक बार बता दो कि क्या लेवल है। ठीक है, जनरली क्या होता है कि इकोलॉजी जो है, देखो हम लोग पॉलिटी पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ठीक है, साइंस पढ़ते हैं, लेकिन इकोलॉजी का सब्जेक्ट इग्नोर करते हैं। इकोलॉजी से कई क्वेश्चन मैंने देखे हैं जो टॉप 100 में मैंने रखे हैं। ठीक है, जैसे पहला ही क्वेश्चन है, हालांकि ये बायो का भी पार्ट हो सकता है, एक पौधे का विकास रूप जिसमें उसका आकार, आकृति और अविन्यास शामिल होता है, किस रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो पौधे का जो विकास रूप होता है गाइस, ये ध्यान रखना आप लोगों की, ये पौधे का स्वभाव होता है। जो गिवन ऑप्शन है उसमें हम क्या करेंगे, ये पौधे का स्वभाव होता है, मतलब पौधे का आकार का डेवलप होना, उसकी आकृति आना, ठीक है ना, या फिर अविन्यास आना, ये सब क्या उसका, ये सारी चीजें उसके स्वभाव पर निर्भर करती है। अब अगला क्वेश्चन, इसमें डिस्कशन के लिए कुछ नहीं है, ये बेसिक सा ही क्वेश्चन है। ठीक है, आएगा जहां पर डिस्कशन में आपको बताऊंगा। अगला, जुलाई 2020 में किस राज्य ने अल्पतर आय अर्जित करने वाले, मतलब कम आय अर्जित करने वाले परिवारों से संबंधित बेटियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए आशीर्वाद योजना की शुरुआत की? किस राज्य ने आशीर्वाद योजना की शुरुआत की है? तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा करने वाला जो राज्य है वो है पंजाब। पंजाब राज्य ने जो है वो जिन परिवारों की आय कम है उनके लिए, उनकी बेटियों की शादियों के लिए ये आशीर्वाद योजना जो है वो चालू किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। अगला क्या कह रहा है आपका, अगला टिपिकल क्वेश्चन देखो क्या बोला, हाइब्रिडिया हेप्टेन्यूरोन किसकी प्रजाति है? ठीक है ना, लुप्त प्राय हो चुका है ये क्या चीज है? क्या ये बाघ है, टाइगर है, क्या ये बांस है, क्या ये घास है, क्या ये सारस है? ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोग, हाइब्रिडिया हेप्टेन्यूरोन जो है, ध्यान रखना आप लोगों को, ये एक प्रकार की घास की प्रजाति है। क्या ये एक प्रकार की घास की प्रजाति है? आपसे कभी पूछ ले, अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, फॉर एग्जाम्पल के लिए ये भी ध्यान रखना आप लोग कि बाघ भी जो है वो एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का घास है। अगर कोई पूछेगा आपसे कि बांस जो है वो क्या है, बांस, सॉरी बाघ बोल दिया मैंने, बांस क्या है, तो बांस भी एक प्रकार का घास है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये पेड़ का एग्जाम्पल नहीं है, ये झाड़ी का एग्जाम्पल नहीं है, ये घास का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे की बात करते हैं अब। नेक्स्ट क्या कह रहा है, भारत द्वारा अल्प विकसित देशों के लिए निःशुल्क मुक्त ट्रैफिक वरीयता डीएफटीपी योजना की घोषणा कब की गई थी? मतलब अल्प विकसित देशों के, देखो भारत ने, जो देश अल्प विकसित हैं वहां पे जाने के लिए मुफ्त टैरिफ वरीयता दी गई, मतलब कि जो आप जाओगे तो आपको ज्यादा, आपको टैरिफ नहीं देना पड़ेगा या ज्यादा चार्जेस देने पड़ेंगे।
ऐसा ये स्कीम कब लॉन्च की गई थी, ये पूछा हुआ है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई थी। तो दोस्तों इसका आंसर है 2008 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। अब बच्चे पढ़ेंगे तो कहेंगे कि सर ये तो 2008 का करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं माना जाएगा, एक तरह से देखा जाता है, बस एक न्यूज का क्वेश्चन है, जनरल आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ये अब ये क्वेश्चन रिसेंट एग्जाम में भी पूछा जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। मीराबाई चानू ने किस राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता था पहली बार? ठीक है, मीराबाई चानू ने पहली बार जो है किस राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता था, आपको यह बताना है। ठीक है, तो देखिए मीराबाई चानू ने जो है 2014 में, कब? 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में, राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स में जो है वो रजत पदक जीता था, आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। 1976 में पहला महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच कहां पे आयोजित किया गया था? बहुत ही बढ़िया सवाल। पहला, ये क्वेश्चन एमटीएस में भी आया है अभी हाल फिलहाल में, ये सीजीएल का क्वेश्चन है, सीजीएल 2024 का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन दोस्तों एमटीएस 2024 जो भी चल रहे हैं इसमें भी पूछा गया है। कब पूछा गया है? आज क्या तारीख है? 13, और आज है एक हफ्ते पहले के एग्जाम में पूछा गया, लगभग 3 तारीख के आसपास का जो एग्जाम है, शायद 1 तारीख वाला, 1 तारीख के एग्जाम में या 3 तारीख के एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको कहां पे हुआ था? तो आपको ये ध्यान रखना, आपको बैंगलोर में हुआ था। ठीक है, किस में हुआ था? ये बैंगलोर में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अमरूद के पौधे में किस प्रकार का पर्ण विन्यास पाया जाता है? पर्ण का मतलब यहाँ पर पत्तों से रिलेटेड है। अब मैं आपको बताऊं, पर्ण विन्यास जो होते हैं गाइस, क्या इसने बोला? इसने बोला पर्ण विन्यास जो होते हैं दोस्तों, ये कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं विपरीत पर्ण विन्यास, अमरूद में विपरीत पर्ण विन्यास पाया जाता है, मतलब उसके पौधे जो होते हैं गाइस, उसके पत्ते जो होते हैं उसकी डालियों पे, वो विपरीत दिशाओं में लगते हैं। कैसे लगते हैं? विपरीत दिशाओं में लगते हैं। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? इसको कहते हैं विपरीत पर्ण विन्यास। तो इसने पूछा हमसे क्या, कि अमरूद के पौधे में किस प्रकार का पर्ण विन्यास पाया जाता है? तो विपरीत पर्ण विन्यास पाया जाता है। कईयों में क्या होता है, कई पौधों में एक सीजन में तो एक तरफ पत्ते लगते हैं, दूसरे सीजन में दूसरी तरफ लगते हैं, ऐसा भी होता है। तो आप पर्ण विन्यास का टॉपिक पढ़ सकते हैं, ये अच्छा खासा टॉपिक है, ठीक है ना। लेकिन ये मोस्ट इग्नोरिंग क्वेश्चन भी एक तरह से, क्लास में इसको बहुत ही कम पढ़ाया जाता होगा, या जिसका साइंस, जिसने एनसीईआरटी वगैरह पढ़ी होगी वो अच्छे से कवर कर सकता है इसको। नेक्स्ट, एग्रीकल्चरल शॉट शब्द का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस खेल के लिए? भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। आपको लोगों को लगेगा कि भाई ये किस गेम से रिलेटेड है, तो ध्यान रखना आप लोग, एग्रीकल्चरल शॉट जो है गाइस वो क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? एग्रीकल्चरल शॉट जो है वो क्रिकेट से संबंधित गेम है। ठीक है, शब्दावली है। अगला, किस ओलंपिक में खो खो को मुख्य स्टेडियम में प्रदर्शनी के लिए दिखाया गया था? मतलब ऐसा कब हुआ जब खो खो को पहली बार जो है एग्जीबिशन के रूप में दिखाया गया? तो देखो, खो खो में पहली बात तो ये जो खो खो गेम होती है गाइस, इसमें आपसे कोई भी पूछ ले कि इसकी टीम में कितने प्लेयर होते हैं, तो याद रखना 12 प्लेयर्स की टीम होती है। कितने प्लेयर्स होते हैं इसकी टीम में? खो खो की जो टीम होती है दोस्तों, उसमें 12 प्लेयर्स होते हैं। और 1936 में ऐसा हुआ था, आपको ये ध्यान रखना है। क्या खो खो को मुख्य स्टेडियम में एक प्रदर्शनी के रूप में दिखाया गया? उस समय गेम के रूप में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, सिर्फ एग्जीबिशन के रूप में दिखाया गया। अगला, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत सभी खरीफ खाद और तिलहन फसलों के लिए किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम क्या होता है? तो देखो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है ना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के लिए जो किसान जो अधिकतम प्रीमियम भुगतान करेंगे 2% होगा, मतलब कि 2% तक वो अमाउंट जो है वो पे करते हैं, किसानों द्वारा पे किया जाता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखो, सवाल थोड़ा सा लंबा चौड़ा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 1933 में असंतृप्त यौगिकों में अभिकर्मकों को मिलाने पर पेरोक्साइड प्रभाव को देखने के लिए कौन कौन से कार्बनिक रसायनज्ञ जाने जाते हैं? अब देखो, यानी ये साइंटिस्ट का नाम पूछ रहा है जिन्होंने 1933 में असंतृप्त यौगिकों में अभिकर्मकों को मिलाने के लिए, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, एक तरह से ये कहना चाह रहा है। तो देखो, ये डायरेक्ट एक क्वेश्चन आपको ये याद रखना, मॉरिस एस खरास और फ्रैंक आर मेयो, दो ऐसे साइंटिस्ट हैं, ठीक है, दो ऐसे कार्बनिक रसायनज्ञ हैं
ठीक है, जिन्होंने 1933 में असंतृप्त यौगिकों में अभिकर्मकों को मिलाने पर पेरोक्साइड प्रभाव को देखने को मिलता है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट, ये आपको डायरेक्ट ही याद रखना है। गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना कब शुरू किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना कब शुरू किया गया है, बताइए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना कब शुरू किया गया है? दोस्तों इसका आंसर होगा 2008 में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना कब शुरू किया गया? 2008 में। किसके लिए भाई? ऐसे लोग जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उनके लिए, ठीक है ना। इसी के थ्रू एक और आजकल चल रहा है आयुष्मान भारत, है ना, जो कि लो इनकम के लिए है, कई राज्यों में लागू नहीं है, जैसे दिल्ली में लागू नहीं है। अगला एमजी संगीत पुरस्कार, एमजी संगीत पुरस्कार, एमजी म्यूजिक अवार्ड प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा दिया जाता है? ठीक है, एमजी म्यूजिक अवार्ड प्रतिवर्ष किस राज्य के द्वारा दिया जाता है? तो देखो इसका आंसर सेवन सिस्टर्स वाला है, नागालैंड है। ठीक है, क्या है इसका आंसर? नागालैंड। ठीक है, नागालैंड के द्वारा एमजी म्यूजिक अवार्ड दिया जाता है, प्रतिवर्ष दिया जाता है। किस राज्य के द्वारा दिया जाता है? नागालैंड। ठीक है, आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय वेतन सेवा की शर्तें संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में कब पेश किया गया? मतलब कि हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी से रिलेटेड एक विधेयक पारित किया गया है। ये कब पारित किया गया दोस्तों? तो ये पारित किया गया 30 नवंबर 2021 से। 30 नवंबर 2021 को पारित किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक बार आ जाओ। द्वितीय हरित क्रांति प्रकोष्ठ का मुख्यालय क्या है? भाई बहुत सुंदर सवाल है ये। लोग तो द्वितीय क्रांति के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन इन्होंने पूछा है कि द्वितीय जो दूसरी हरित क्रांति हुई थी, ठीक है, उसका जो मुख्यालय है वो कहां पे, ऐसा पूछा गया है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि दूसरी जो हरित क्रांति है दोस्तों, उसका जो मुख्यालय है वो पटना में बनाया गया था। ठीक है, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है, एमएस स्वामीनाथन को। रटने वाली चीजें तो हम लोग पढ़ लेते हैं, इसलिए मैं ज्यादा कुछ बता नहीं रहा। श्वेत क्रांति के जनक जो है वो वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। श्वेत क्रांति को ही दुग्ध क्रांति भी कहते हैं। ठीक है ना, इसको फ्लड ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, लेकिन यहाँ पे उससे बियॉन्ड चला गया मैटर, है ना। कह रहा है हेडक्वार्टर कहाँ बना था इसका? ठीक है, क्योंकि पहली हरित क्रांति से जो नॉर्थ के राज्य हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन सबको तो फायदा मिला, लेकिन सेंटर या उस तरफ जो है ज्यादा फायदा नहीं मिला। ठीक है, इसका असर किसानों की आय में भी वर्तमान में भी देखने को मिलती है। पंजाब या हरियाणा या अदर के जो किसान है वो ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा रिच है, ज्यादा कैपेबल है, इंस्पाइट ऑफ बिहार, यूपी एंड ईस्ट इंडिया के किसान। किस प्रजाति को ब्लैक लिप्ड मोती सीप के रूप में जाना जाता है? ब्लैक लिप्ड मोती सीप के रूप में जाना जाता है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय प्रवाल वित्तियों के भीतर पाई जाती है। ऐसी कौन सी प्रजाति है जिसको ऐसी को मतलब कि सीपी की प्रजाति पूछ रहा है, जो कहां पाई जाती है? हिंद और प्रशांत क्षेत्र, मतलब हिंद महासागर वाले क्षेत्र में और प्रशांत महासागर वाले क्षेत्र में पाई जाती है, प्रवाल भित्तियों में। ठीक है, प्रवाल भित्ति आपको पता है ना, जैसे मूंगा वगैरह जो मिलता है, तो जैसे आप देखोगे प्रवाल भित्ति से ना द्वीप भी बन जाते हैं। जैसे हमारा जो लक्षद्वीप है वो एक प्रवाल द्वीप यानी कि कोरल आइलैंड है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, पिक्टाडा मार्गेटिफेरा। ठीक है ना, पिक्टाडा मार्गेटिफेरा। ठीक है, ये क्या है? एक प्रकार की ब्लैक मोती सीप की प्रजाति है। ठीक है, सीपिया जो होती है जिसके अंदर मोती पाया जाता है, उसकी एक प्रजाति है जो कि हिंद महासागर या उष्ण कटिबंधीय प्रवाल वित्तीय में पाया जाता है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय जो थोड़े से हीट वाले एरिया है, या इस प्रकार से। तो कह रहा है न्यूलैंड ने धातु कोबाल्ट और निकेल को, कोबाल्ट है गाइस ये, और ये क्या है? निकेल है। तो कोबाल्ट और निकेल को हैलोजन के साथ किस म्यूजिकल नोट में रखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ड्यूटेरियम, DO हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हो क्या कर आपका, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन था। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जो है किसके शिष्य थे? मतलब डैश लगाना भूल गया वहां पे। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर किसके शिष्य थे? तो ध्यान रखना आपको, पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर किसके शिष्य थे? ये पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर। ठीक है, आपको ये बताना है कि ये किस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, याद आता है ना, स्टैटिक जीके का पार्ट हो जाता है। किस चीज से रिलेटेड है आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर
रिलेटेड टू विच फील्ड, किस किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, आगे की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ जाओ, देखिए गंधर्व महाविद्यालय जो है दोस्तों, जिसकी स्थापना किसने की, पंडित विनय चंद्र मोगदले ने की थी। ये कहाँ पे स्थित है, नई दिल्ली वालों को थोड़ा सा पता नहीं होगा शायद इसके बारे में, या सुना नहीं होगा कभी। ये नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये, नई दिल्ली में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, स्ट्रैटेजी क्या था ये। वर्ष 1925 में किसने एरिथ्रोसाइट नमूने से लिपिड का निष्कर्षण किया और यह पाया कि लिपिड को मोनोपर्तो आणविक सतह क्षेत्रफल बनाम पार्श्व दाब को मापने के लिए बेहतर है। फिर से पढ़ते हैं एक बार। वर्ष 1925 में किसने एरिथ्रोसाइट नमूने से लिपिड का निष्कर्षण किया, लिपिड निकाला और यह पाया कि लिपिड को मोनोपर्ते आणविक सतह क्षेत्रफल बनाम पार्श्व दाब को मापने के लिए बेहतर है। किस व्यक्ति ने ऐसा किया, किसने जो है वो ये मापने के लिए बनाया कि भाई जो हमारे लिपिड का निष्कर्षण किया और ये पाया, लिपिड को निकाला और ये पाया कि लिपिड की मोनोपर्तों के साथ का जो क्षेत्रफल है उसको मापने के लिए किस बेहतर है, क्या चीज, पार्श्व दाब को मापने के लिए बेहतर है एक्चुअली। ठीक है ना। तो इसमें एक्चुअली दो साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं, एक का नाम है गार्टर और एक का नाम है GNG कह सकते हो आप लोग, गार्टर एंड गेंडल। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, जब भी ये क्वेश्चन आएगा ना डिट टोट के आ जाएगा, और बच्चे हर बार सरप्राइज होंगे, हर बार सरप्राइज हो। एग्जाम आ रहे हैं चले जा रहे हैं, एग्जाम आ रहे हैं चले जा रहे हैं, लेकिन कोई भी बच्चा जो है इसको क्या नहीं कर रहा, इन चीजों को PYQ को नहीं पढ़ रहा। जो PYQ पढ़ेगा उसका आराम से जीके हो जाएगा। जीके बहुत ही आसान है, ये बात ध्यान रखना। अगर साथ साथ करंट के जो क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो, निम्नलिखित में से कौन 2021 में प्रथम प्रोफेसर CR राव में से एक थे, शताब्दी स्वर्ण पदक। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कार प्राप्त करने वाले, कौन सा पुरस्कार, प्रोफेसर CR राव पुरस्कार प्राप्त करने वालों में से एक थे। मतलब किसको जो है यह पुरस्कार मिला था, प्रोफेसर CR राव पुरस्कार, सुरजीत भल्ला को मिला था, अमात्य सेन को मिला था, या रघुराम राजन को मिला था, या जगदीप भगवती को मिला था। देखिए अमात्य सेन इकोनॉमिक्स से आपको पता ही है, सुरजीत भल्ला का आइडिया नहीं, रघुराम राजन जो है RBI के गवर्नर है, लेकिन इसका आंसर क्या है, जगदीप भगवती। ठीक है ना। अब आपको दो चीजें बतानी है कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर लिख के बताना आप लोग। ठीक है, ये जो पुरस्कार है प्रोफेसर CR राव पुरस्कार, ये किस चीज में, स्वर्ण पदक इसमें दिया गया। ठीक है ना, किस फील्ड में होता है ये। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हमारा ये था कि किसकी अध्यक्षता में बने कार्य समूह है। तो देखो इसका ये ना अभी एक्चुअली हाल में ना ये न्यूज में रहा है, इसके कारण से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। डॉक्टर KV कामत 1995, डॉक्टर KV कामत की अध्यक्षता में बने 1995 में जो है एक मध्यवर्ती मौद्रिक समुच्चय बनाया गया, जिसका नाम क्या रखा है इन्होंने, NM2 के रूप में जो है इसको संदर्भित किया है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला। ठीक है, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 में निम्नलिखित में से कौन सी धारा निर्वाह भत्ते से संबंधित है। निर्वाह भत्ता समझ रहे हो आप लोग, एलिमनी जिसे कहते हैं हम लोग, इंग्लिश में आप लोग पढ़ते होंगे वन वर्ड वगैरह में। एलिमनी क्या होता है आपका, जो डाइवोर्स होने के बाद जो वाइफ को दिया जाता है निर्वाह भत्ता, वो चीज। तो देखो मुसलमानों के लिए तो मुस्लिम्स का एक्ट है अगला, है ना, उनका अपना। तो उसकी धारा 5 में गई, उसकी धारा कौन सी, उसकी 5वीं धारा में जो है वो महिलाओं के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए जो है भत्ते का प्रोविजन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों का, संगीत बाल प्रकाश पुरस्कार पुस्तक किसने लिखी। संगीत बाल प्रकाश पुस्तक किसके द्वारा जो है वो लिखी गई है। ऑप्शन है आपका भीमसेन जोशी, विष्णु दिगंबर पुलस्कर, पंडित नारायण राव, या विष्णु नारायण भातखंडे। देखो ये क्वेश्चन अलग है, लेकिन ये व्यक्ति जो है ये दूसरी बार रिपीट हो रहा है ना। पुलस्कर हमने पहले भी किया था शायद, विष्णु दिगंबर पुलस्कर। ठीक है, दिगंबर से रिलेटेड और व्यक्ति पहले आ चुके हैं, यही थे वो। ठीक है ना। अगला कॉलम ए और दिए गए बिंदुओं को कॉलम बी से मैच करना है आपको। कॉलम ए में जो है ना ये उपसंग दिया गया है, और कॉलम बी में जो है वो जीवों के नाम दिए गए, किससे कौन रिलेटेड ये बताना है आपको। तो ध्यान रखना आपको गाइस, हेक्सापोडा जो है, अब आप इसको सर्च करके गूगल इमेजेस में इसकी फोटो देख सकते हो, तो आपको याद रहे हेक्सापोडा जो है गाइस ये मच्छर की प्रजाति से रिलेटेड है। ठीक है ना। अगला क्रेस्टेनिया जो है गाइस, आपका क्रेस्टेनिया जो है वो
डेफेनिया, डेफिनिया के प्रजाति से रिलेटेड है। तीसरा, थर्ड हमारा ये है मिरियापोडा। मिरियापोडा जो है गाइज ये जूलस की जाति से प्रजाति से रिलेटेड है, जूलस जू से रिलेटेड है। और चेलिसेराटा, चेलिसेराटा जो है गाइज ये हमारा ल्यूमिनस की जाति से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अलग अलग प्रजातियों का जो प्रजातियों का वर्गीकरण है उसमें हमें इस चीज को ध्यान रखना है और उस चीज को सॉल्व करना है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनोसिलेट एम्फीबोल खनिज है जिसका उपयोग राजमार्ग है ना, नेशनल हाईवे वगैरह बनाने में या रेल मार्ग बोसाल्ट के रूप में किया जाता है? बोसाल्ट चट्टाने जैसे, तो इस प्रकार से। तो गाइजराइट, ओलिवीन, शेल या हॉर्न ब्लेड, कौन सा ऐसा तत्व है, कौन सा ऐसा खनिज है जिसका प्रयोग राजमार्ग बनाने में किया जाता है या किया जाता है किसका, ये जो रेलवे ट्रैक है उसमें किया जाता है? तो ध्यान रखना आपको, हॉर्न ब्लेड इसका आंसर है। क्या इसका आंसर है? इसका आंसर है हॉर्न ब्लेड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020-21 में महाराष्ट्र में बेरोजगारी दर कितनी थी? ये भी क्वेश्चन अच्छा है। अब ये क्वेश्चन आएगा, बच्चे कहेंगे महाराष्ट्र का पूछा तो किसी और राज्य का ना पूछ ले। देखो, न्यूज कोई चर्चा में होता ना, उसी कारण से ये अब आता है डिस्कशन में। ठीक है, तो श्रम और रोजगार जो हमारा ये श्रम और रोजगार मंत्रालय, ठीक है, डीओपीटी बोलते हैं ना, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग, डीओपीटी बोला जाता है। एसएससी वगैरह ये जितने भी रिक्रूटमेंट बॉडीज हैं वो इसी के थ्रू जो है वो अपना रोजगार का टारगेट पूरा करती हैं या टारगेट पाती हैं, यूं कह सकते हैं हम लोग। तो उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कितना जो है बेरोजगारी दर कितनी थी? तो 21-22 में तो 3.5% जो है वो बेरोजगार थे वहां पे, 3.5% बेरोजगार जो है वहां पे काउंट हुए थे। आगे की बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंजीकृत समाचार पत्र हॉकरों को महामारी के दौरान हुए नुकसान है ना और उनके असंगठित क्षेत्र का हिस्सा होने पर विचार करते हुए 2021 में एक सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषणा की? देखिए, कौन सा ऐसा राज्य था जो ऐसे रजिस्टर्ड हॉकर्स जो न्यूज़पेपर बेचते हैं, न्यूज़पेपर जैसे देखा ना, साइकिल पे कोई बेच रहा है या रेडी पे कोई बेच रहा है। हॉकर्स का मतलब क्या होता है? रेडी वाले जो असंगठित हैं, जिनका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ठीक है, उनके लिए 2021 में एक सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषणा की। वो कौन सा राज्य था? ठीक है, 2021 में ऐसा हुआ। तमिलनाडु ने की, महाराष्ट्र ने की, उड़ीसा ने की या गुजरात ने की? तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो है उड़ीसा। ठीक है, न्यूज़पेपर बेचने वालों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत किसने की? हमने पढ़ा था आशीर्वाद योजना की शुरुआत किसने की? पंजाब ने। उसी प्रकार से ये एक योजना है। अगला, निरुपमा संजीव भारत की प्रसिद्ध डैश खिलाड़ी हैं। निरुपमा संजीव भारत की कौन सी खिलाड़ी है, किस फील्ड से रिलेटेड है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो शतरंज की, तैराकी की, बैडमिंटन की या टेनिस की? तो देखो दोस्तों, इसका आंसर जो है वो टेनिस हो जाएगा। टेनिस की वो खिलाड़ी हैं, टेनिस खेलती हैं वो। ठीक है, इसके लिए जाना जाता है। वर्तमान में कौन सा देश भारत की शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता डीएफटीपी योजना का लाभार्थी नहीं है? अब देखो, हमने ये भी पढ़ा था, है ना। ऐसे राज्य, ऐसे ध्यान से सुनने आप लोग, अब ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है गाइस। ये क्वेश्चन इसी से पता चलता है कि हाँ, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तभी एसएससी ने अपना एनालिसिस जो है वो क्या कर दिया, बैन करा दिया। अभी इन्होंने पूछा था कि जो डीएफपीटी है वो पहली बार कब लागू हुआ, तो 2008 में हमने पढ़ा था। डीएफपीटी कब लागू हुआ? 2008 में। अब ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा देश है जो कि क्या है, इसका लाभार्थी नहीं है, मतलब भारत इसका लाभ, भारत से इसको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, ये चीज है। ठीक है, जबकि उसकी आय जो है कम है। तो इसका आंसर होगा गाइस आपका अंगोला। ठीक है, अंगोला जो है वो अफ्रीका का है। रवांडा, बुरुंडी, ये सब अफ्रीका के, म्यांमार को छोड़ करके दुनिया का सबसे गरीब देश जो है वो बुरुंडी है। बाकी रवांडा इसका, सॉरी, अंगोला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये डीएफपीटी क्या है? ऐसे अल्प विकसित देश जो डेवलप नहीं है, वहां पे जो है ना, क्या, वहां पे शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता, ठीक है ना, शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता दी जा रही है। अगला, 30 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित राष्ट्रीय खेल साहसिक पुरस्कार 2022 समारोह में कितने पुरस्कार प्रदान किए गए? बहुत सही सवाल है ये।
किसको प्रदान किया गया ये तो बात की बात है, कितने नंबर ऑफ अवार्ड्स प्रोवाइड किए गए ये पूछा जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोग। राष्ट्रीय खेल और साहित्यिक पुरस्कार, टोटल इनकी संख्या कितनी थी? 44 अवार्ड इसमें प्रोवाइड किए गए, 44 पुरस्कार जो है प्रदान किए गए। अगला हरित क्रांति से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन आ रहा है। ये क्या क्वेश्चन आ रहा है? हरित क्रांति प्रौद्योगिकी परिमाण स्वरूप अनाज उत्पादन में वृद्धि हुई, जिससे उत्पादन 1965-66 में 72.4 मिलियन टन और 78-79 में डैश मिलियन टन हो गया। पहले कितना था हमारा? 65-66 में आपका 72.4 था। आपको बताना कि उसके ठीक लगभग 10-11 साल बाद यानी 78-79 में ये कितने टन तक चला गया इसका प्रोडक्शन हरित क्रांति की वजह से। तो देखो इससे ना हमारा प्रोडक्शन लगभग डबल हो गया, ठीक है ना। इसका आंसर आ जाएगा आपका ये फोर्थ 131.9 मिलियन टन, 131.9। आप देखोगे लगभग डबल के आसपास ही है, ठीक है ना। 1.7 1.8 टाइम्स है इसका ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक हम क्वेश्चन हमसे पूछा था कि जो सेकंड टाइम जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था 2 फेजेस में हुआ था, तो सेकंड फेज का हेडक्वार्टर कहां पे था? उसका आंसर पटना था। वो भी क्वेश्चन आ चुका है एक बार। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एवीज वर्ग का एक सदस्य नहीं है? मतलब कि एवीज बोले तो क्या? एवीज बोले तो पक्षी वर्ग का सदस्य नहीं है। टेरोपस, सिटेक्युला, स्टूथियो और न्योफ्रॉन वगैरह ये सब दे रखा हमें, ठीक है। तो पक्षी वर्ग का सदस्य नहीं है, तो इसका आंसर टेरोपस हो जाएगा। टेरोपस जो है वो पक्षी वर्ग का सदस्य नहीं है, मतलब ये अलग कैटेगरी में आता है, पक्षी वर्ग में बाकी सारे आते हैं। अगला, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए एक निदेशालय बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने अनुच्छेद 41 के आधार पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2022 में एक मसौदा नीति बनाई है? देखो सुनो, वरिष्ठ नागरिकों के क्वेश्चन को तोड़ के ब्रेक करते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए, ठीक है ना, किस राज्य सरकार ने अनुच्छेद 41 के आधार पर एक वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक मसौदा तैयार किया है, ठीक है ना। तो आपका कर्नाटक है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है या केरल है? किस राज्य ने ऐसा किया है? तो देखो वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो मसौदा तैयार किया गया है, एक नीति तैयार की गई है, वो की है तमिलनाडु ने। आपको पता है कि आर्टिकल 30 इसने कहा किस आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 41। अब आपको पता है कि आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक दोस्तों सारा का सारा क्या आता है? सारा का सारा आपका आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी बोलते हैं इसको, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य जो है अपनी बेहतरी के लिए काम कर रहा है, अपनी पब्लिक की बेहतरी के लिए, है ना। तो उसी में इन्होंने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक मसौदा तैयार किया है। किसने? तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने। उसमें जो भी उनको प्रिक्विसाइड्स पर्क्स होंगे वो उनको मिलेंगे, ठीक है। जैसे दिल्ली में या किसी भी अन्य राज्य में वृद्धा पेंशन योजना, ये इस तरह की जो योजनाएं दी जाती हैं, वो ऐसा कुछ दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्पाइरोगाइरा में किस प्रकार के युग्मक पाए जाते हैं? विषम युग्मकी और गैर कशाभी, सम युग्मकी और कशाभी, सम युग्मकी और गैर कशाभी, विषम युग्मकी और कशाभी। अब देखो, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं पता है, आप स्क्रीनशॉट लेके इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानोगे, तब आप समझ पाओगे अच्छे से, ज्यादा अच्छे से। थोड़ी बहुत देखो, ये वही चैप्टर 9th क्लास का जो हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बीइंग में जो हम क्रिएचर्स का क्लासिफिकेशन करते हैं उससे रिलेटेड है। अब मोस्ट इग्नोर टॉपिक है, पहले से इग्नोर करते हैं बच्चे इसको, इसकी वजह से इसको जो है वो दिक्कत आती है, ठीक है। तो स्पाइरोगाइरा जो है इसमें किसको किसको लेते हैं गाइस? तो सम युग्म की, मतलब जिसके युग्मन जो होते हैं वो एक समान होते हैं, और गैर कशाभी, ठीक है ना। अब इसके बारे में देखो, मैं इसका सॉल्यूशन तो बता रहा हूं लेकिन डिस्कशन नहीं कर सकते, क्वेश्चन ज्यादा है। आप इसको देखना एक बार, इतना बड़ा चीज नहीं है। आप एक आधी वीडियो देखोगे, इमेजेस देखोगे, आपको वैसे भी याद हो जाएगा, ठीक है। अगला, सरधना ईसाई मेला। सरधना ईसाई मेला निम्नलिखित किस राज्य में आयोजित किया जाता है? देखो सर, ये स्टैटिक का पार्ट हो जाएगा, मेले वेले से रिलेटेड, मेले और फेस्टिवल से रिलेटेड। तो सरधना ईसाई मेला जो है वो किस राज्य से संबंधित है ये बताना आपको। तो इसका आंसर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश, ठीक है। क्या आंसर होगा इसका? उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों का? नेक्स्ट कह रहा है आपका क्या, 2022 में विलियम मोहन कालरा, आई थिंक शायद कालरा है या क्या है पता नहीं, खतरा है जो भी है, ने भारत के विदेश सचिव के रूप में कार्यभार संभाला।
इससे पहले उन्होंने किस देश के राजदूत के रूप में कार्य संभाला था? 2022 का क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया करंट अफेयर्स का, हालांकि ये चर्चा में रहा होगा, शायद इसकी वजह से ही जो है आया होगा, ठीक है ना। तो आ जाओ देखते हैं। देखो ये जो विनय मोहन है, विनय मोहन कालरा या जो भी है ये, ठीक है, 2022 से ने इन्होंने जो है वो विदेश सचिव बने ये, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले ये नेपाल के जो थे वो क्या थे, नेपाल के एम्बेसडर थे, नेपाल में एम्बेसडर थे ये, बाद में इनको विदेश सचिव बना दिया गया, ठीक है, ज्वाइंट सेक्रेटरी। अगला वर्ष 2023-24 के लिए वित्त मंत्रालय का विनिवेश लक्ष्य क्या है? मतलब कि वर्ष 2023-24 के लिए वित्त मंत्रालय जो है ना, वित्त मंत्रालय का इन्वेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट क्या है? तो 51,000 करोड़ रुपए का डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट है। अब ये बजट का क्वेश्चन है और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये बजट से रिलेटेड है। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड IIPDF से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, IIPDF की स्थापना 2017 में हुई थी। दूसरा, IIPDF के लिए धन केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। तीसरा, यह योजना आर्थिक कार्य विभाग के अंतर्गत अधिसूचित है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? कोई दो सही है, जैसे पहला ऑप्शन कह रहा है दूसरा और तीसरा, ठीक है, दूसरा कह रहा है केवल पहला और दूसरा, तीसरा ऑप्शन केवल पहला या केवल दूसरा। तो देखो इसमें दोस्तों सिर्फ एक ही स्टेटमेंट ट्रू है और वो है केवल पहला। क्या IIPDF जो है इसकी स्थापना जो है 2017 में हुई थी। जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसमें दूसरा और तीसरा गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा केवल पहला। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी गैनियोलेक्स से संबंधित है? कौन सी श्रेणी जो है, श्रेणी पूछ रहा है ये, ठीक है ना। तो इसका है यूग्लिनोइड्स, डाइनोफ्लैगेलेट्स, प्रोटोजोनस और क्राइसोफाइटस। कह रहा है क्या इनमें से कौन सी श्रेणी जो है वो, तो इसका दोस्तों इसका आंसर है डाइनोफ्लैक्सोलेट्स। बाकी इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा रिसर्च करना, ठीक है ना, आपको आइडिया लग जाएगा क्या कहना चाह रहा है ये वर्ड जैसे टर्म लिखोगे आपको गूगल इमेज में जाना, आपको दिखना शुरू हो जाएगा। डैश एक उद्योग संघ और स्व विनायक संगठन SRO है, ठीक है ना, जिसका प्राथमिक उद्देश्य सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में सुदृढ़ विकास की दिशा, सूक्ष्म यानी कि माइक्रो फाइनेंस एरिया में जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, उसकी दिशा में काम करना है। कौन है ऐसा, कौन सा ऐसा संघ है, कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसा काम करती है? तो एक तो नाबार्ड है, एक है आपका सूक्ष्म वित्त संस्था नेटवर्क, एक है स्वयं सहायता समूह संघ, एक है सूक्ष्म वित्त निवेश विनियामक प्राधिकरण। तो आपको बताना है क्या कि कौन सा जो है ऐसी संस्था है जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में जो है वो एक अच्छी दिशा में, विकास की दिशा में काम कर रहा है। तो इसका आंसर है सूक्ष्म वित्त संस्था नेटवर्क, ठीक है ना। नाबार्ड के बारे में पता ही है, एग्रीकल्चर सेक्टर का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। नेशनल एग्रीकल्चर ऑफ बैंकिंग, नेशनल बैंकिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंकिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। अगला, 1838 में किसने जनसंख्या वृद्धि में लॉजिस्टिक समीकरण मॉडल को प्रकाशित किया था? जनसंख्या वृद्धि में किसने लॉजिस्टिक समीकरण को प्रकाशित किया था? बहुत ही डेप्थ क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है ना, और मैंने पहले ही टफ क्वेश्चन लगा दिए हैं इसकी वजह से। 1838 में जनसंख्या वृद्धि के लिए लॉजिस्टिक समीकरण का जो प्रकाशन किया था वो पियरे वेयरहोल्टस ने किया था। किसने किया था? पियरे वेयरहोल्टस ने किया था। आगे की बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, 31 जुलाई 2021 को जो इंडियन नेवी का जो वाइस एडमिरल है, ठीक है ना, वाइस उप प्रमुख है, वो सतीश नोमार घोड़मड़े है ना, SN घोड़मड़े जो है वो उनको चुना गया था, ठीक है, 31 जुलाई 2021 को, ठीक है, 31 जुलाई 2021 को। इससे पहले कौन था? इससे पहले थे G अशोक कुमार। कौन थे इससे पहले? इससे पहले 31 जुलाई से पहले कौन थे डिप्टी एडमिरल? वो थे आपके G या वाइस एडमिरल कह लो आप लोग, G अशोक कुमार, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना। आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता भारत में आयोजित की गई थी? भारत में आयोजित की गई थी। तो
18वीं विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता 1951, 17वीं 1950, 20वीं 1953 या 19वीं वर्ल्ड चैंपियनशिप प्रतियोगिता 1952 जो है, ठीक है ना, इसके रिगार्डिंग टेबल टेनिस की प्रतियोगिता जो वर्ल्ड चैंपियनशिप थी वो आयोजित की गई थी भारत में, ठीक है, 1952 में। नेक्स्ट की बात करते हैं, G20 रोजगार कार्य हेतु किसके लिए G20 की अलग अलग बैठकें हुई, तो उसमें जो रोजगार का टॉपिक था गाइज, उसकी पहली बैठक जो है वो कहां पे हुई, ठीक है, जोधपुर में हुई, लखनऊ में हुई, जयपुर में हुई या कलकत्ता में हुई, ठीक है। तो G20 की अलग अलग बैठकें हुई, उसमें जो रोजगार के टॉपिक पे जो पहली बैठक हुई वो बैठक हुई किस में, कहां पे, वो बैठक हुई जोधपुर में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में संसद में पारित चुनाव कानून संशोधन विधेयक का उद्देश्य कुछ चुनावी सुधारों को लागू करना है, कुछ चुनावी सुधारों को लागू करना है। उसमें एक पात्रता तिथि है ना, कि कब अप्लाई कर सकते हैं हम इलेक्शन कार्ड के लिए। अब तक केवल तिथि 1 जनवरी की आयु के संबंध में थी, मतलब कोई व्यक्ति अगर 1 जनवरी को हो गया तो वो अपना इलेक्शन कार्ड बनवा सकता है। अब इस संबंध में क्या सुधार किया जा रहा है, तो अब 2 तिथियों पर विचार किया जा रहा है, या तो 1 जनवरी को बनवा लो या 1 जून को बनवा लो। 4 तिथियों पर विचार किया जा रहा है, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर, या 3 तिथियों पर विचार किया जा रहा है, 1 जनवरी, 1 मई, 1 सितंबर, या वर्ष भर में कभी भी आप अप्लाई नामांकन की पात्रता को समाप्त कर सकते हैं, ऐसा भी कुछ कुछ है, ठीक है। कब कब मतलब इसके रिगार्डिंग क्या किया जा रहा है, तो ध्यान रखना, अभी तक जो इलेक्शन कमीशन में जो आप वोटर कार्ड के लिए अप्लाई करते थे वो 1 जनवरी की डेट मानी जाती थी, कि अगर आप 1 जनवरी 2024 को अगर आप 18 साल के हो गए तो आप वोटर आईडी कार्ड के लिए वैलिड माने जाएंगे। लेकिन अब 4 तिथियां जो है वो वैलिड हो गई हैं यहाँ पे, ठीक है ना, 4 तिथियां वैलिड हो गई हैं, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर, ठीक है। आप इन किसी भी डेट्स के थ्रू अगर आप हो जाते तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, आप कभी भी जो अपना इलेक्शन कार्ड बनवा सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। मुद्रा आपूर्ति एक अवधारणा है किसकी, प्रवाह की, स्टॉक की, अपरिमेय की या परिमेय की, ठीक है। मुद्रा आपूर्ति जो है, ठीक है ना, मुद्रा आपूर्ति, ठीक है, एक स्टॉक की अवधारणा है गाइस, ठीक है ना। एक स्टॉक मतलब कि जो स्टॉक होल्ड करते हैं वो वाला स्टॉक, शेयर मार्केट की बात नहीं हो रही यहाँ पे। नवंबर 2022 में भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत शुरू की गई पहल निक्षय मित्र के लिए निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसे ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। आप सीधा सीधा ये समझो कि भारत सरकार या यूं कह लो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने, ठीक है, टीबी मुक्त भारत के लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर चुना है, दीपा मलिक को, मैरी कॉम को, अभिनव बिंद्रा को या पुलेला गोपीचंद को, इसको जो है वो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया। ये क्वेश्चन ब्रांड एम्बेसडर वाला बहुत ही कॉमन है, आता रहता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर दीपा मलिक है। किसको चुना गया है, दीपा मलिक को जो है वो ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। किसका, टीबी मुक्त भारत का। किसने चुना है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। कब चुना, नवंबर 2022 में, ठीक है। अब ये चुने या भारत सरकार चुना, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूएनडीपी के अनुसार मानव विकास सूचकांक 2022 में श्रीलंका का स्थान क्या है। देखो यूएनडीपी में जितने देश हैं लगभग 189 कंट्रीज हैं। कितने कंट्रीज हैं, 189 कंट्रीज है। इसमें श्रीलंका का स्थान क्या है, इन्होंने बहुत ही सीक्वेंस दे रखा, 72, 73, 74, 75। अगर एक आधा भी नंबर आप बोले तो आप गए, ठीक है ना। तो श्रीलंका का जो स्थान है दोस्तों वो है 73। क्या है, श्रीलंका का स्थान 73। आपको बताना है कि इसको कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या कहते हैं इसको, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या कहते हैं इसको, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और ध्यान रखना आपको बताना है इसमें इंडिया की क्या रैंक है, आपको बताना है इसमें पाकिस्तान की क्या रैंक है, आपको इसमें बताना है नेपाल की क्या रैंक है, आप इसमें बताइए बांग्लादेश की क्या रैंक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में श्रीलंका की रैंक से इंडिया कहां एग्जिस्ट करता है, ठीक है। आगे, कोशिका विभाजन के संदर्भ में तनुपट यानी कि लिपोटीन अवस्था में कौन सा गुणसूत्र संबंधित व्यवहार होता है। कोशिका का जब विभाजन होता है तो उसमें कौन सा गुणसूत्र संबंधित व्यवहार होता है। समजात गुणसूत्र जोड़े बनना, गुणसूत्र का संघनित होना, गुणसूत्रों का सूत्र युग्मन रहित होना या सूत्र युग्मन का पूर्ण हो जाना। क्या होता है इसमें, तो देखो जब कभी भी कोशिका का विभाजन होता है, ठीक है ना, तो
इसमें क्या होता है, इसमें गुणसूत्रों का जो क्रोमोसोम्स होता है उसका संघनन होना होता है, ठीक है ना, उसका टूटना होता है, ब्रेक होना होता है। अगला, विमानपत्तनम आर्थिक नियामक प्राधिकरण संशोधन 2021 में, विमानपत्तनम मतलब एयरप्लेन से रिलेटेड जो हमारा आपका ये एरोस्पेस वाली जो एरोस्पेस कह रहा हूँ, ये क्या बोलते हैं इसको, जो एरोप्लेन से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है उसके रिगार्डिंग एक विधेयक बनाया 2021 में। इसमें क्या संशोधन नहीं किया गया है? एक प्रमुख हवाई अड्डा वह है जिसमें न्यूनतम 35 लाख यात्रियों का वार्षिक आवागमन है, ठीक है। सरकार लाभ कमाने वाले और घाटे में चल रहे हवाई अड्डों को एक साथ मिला देगी। सरकार किसी भी हवाई अड्डे को सिर्फ अधिसूचना के जरिए प्रमुख हवाई अड्डे मान सकती है। चौथा यहाँ पे है, सरकार संभावित बोलीकर्ताओं को पीपीपी मोड में पैकेज के रूप में हवाई अड्डे को पेशकश कर सकती है। बहुत ही सही सवाल है, वैसे तो इंपॉर्टेंट भी है देखा जाए तो। एक तरह से ये कहना चाह रहा है क्या, कहना चाह रहा है कि ये जो एरोप्लेन से रिलेटेड ना, एरो इंडस्ट्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा अभी, ठीक है। जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर होता है वैसे इनका भी एक सेक्टर बोला जाता है। तो इनके लिए एक विधेयक आया है, कानून आया है, इसमें क्या सत्य कौन सा संशोधन नहीं किया गया है? तो भाई ये संशोधन नहीं किया गया है, ये वाला पहला, कि भाई जहां पे 35 लाख न्यूनतम लोग आ गए उसको प्रमुख हवाई अड्डा मानेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हवाई अड्डा तो सारी प्रमुख है। हाँ, ये सारी चीजें मानी गई हैं उसमें, क्या कि सरकार जो है वो जो बोली लगाएगा उसको पीपीपी मॉडल के आधार पर जो है वो आपका हवाई अड्डे को पेशकश कर सकती है, वो उसका मेंटेनेंस करेगा, उसके खर्चे निकालेगा अपने, ठीक है। अच्छा, किसी भी सरकार किसी भी हवाई अड्डे को प्रमुख हवाई अड्डा मान सकती है, ये भी चीज है। और लाभ कमाने और घाटा कमाने वाले हवाई अड्डों को मर्ज भी कर सकते हैं, ये भी संशोधन है। अगले की बात करते हैं, महामारी रोग अधिनियम 2020 निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संशोधन किया गया? हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता 2020 में क्या आया था? हमारे 2020 में हमारे जीवन में एक बहार आई थी जिसका नाम था कोरोना, ठीक है ना। तो इसके लिए महामारी रोग संशोधन अधिनियम 2020 में एक अमेंडमेंट किया गया। ये एक्ट कब बना था एक्चुअली में? ये एक्चुअल में ये एक्ट कब बना था ये पूछा गया है। तो ये जो महामारी संशोधन अधिनियम है गाइज, ये बना था 1897 में। कब बना था ये? 1897 में। कितना बढ़िया सवाल पूछा है, लेकिन रिलेटेबल है थोड़ा सा, ठीक है। 2020 का क्वेश्चन 2024 में पूछ लिया है, हो सकता है कि इसके संबंधित कोई घटनाएं हुई हो, इसकी वजह से आया हो ये क्वेश्चन। अगला, मई 2019 में एन रंगास्वामी ने पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। उनके द्वारा बनाई गई पार्टी का नाम क्या है? बहुत अच्छे, 2021 में एन रंगास्वामी ने पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण। उनके द्वारा बनाई गई पार्टी विदुथलाई चिरुथिगलम काची, नाम तमिलर काची, ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस, या अम्मा मक्कल मुनिन कजम। ये साउथ के नाम कुछ कुछ ऐसे ही ऐसी होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना आप लोगों को कि साउथ में थोड़ा बीजेपी का बोलबाला ज्यादा है। किसका बोलबाला है? कांग्रेस का है। तो ध्यान रखना एनआर कांग्रेस, आपको ध्यान रखना है। कांग्रेस ये वो वाली नहीं है, बट ये एनआर कांग्रेस उनका नाम है ना। जैसे तृणमूल कांग्रेस है वैसे ही इसमें नाम में बस कांग्रेस लगा हुआ है एक्चुअली, ठीक है। आगे ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, कह रहा है क्या, कॉपर हैलाइड उत्प्रेरक का उपयोग करके एरिल डायोजोनियम लवण को एरिल हैलाइड में परिवर्तित करने के लिए उपयोग की जाने वाली कार्बनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, इससे पहले भी हमने एक ऐसा ही सेम क्वेश्चन देखा था, ठीक है। तो ध्यान रखना आप लोग, मैं आपको सीधे सीधे इसका आंसर बताता हूँ। सेंडेमेर अभिक्रिया कहलाती है। किस क्या कहना चाह रहा है ये? कह रहा है हैलाइड का उपयोग करके एरियल डाइनोजियम लवण को एरियल हैलाइड में परिवर्तित किया जाता है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? सेंडमेयर अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है ना। अब प्रोसेस देखना तो गूगल कर लेना। अगला, भूरे समुद्री शैवाल मैक्रोएल्गी और मैक्रोएल्गी, क्वेश्चन थोड़ा सा टाइप गड़बड़ हो गया। कह रहा है भूरे समुद्री शैवाल मैक्रोएल्गी और द्विपरमाणुक, ठीक है ना, और द्विपरमाणुक में कौन सा समुद्री कैरोटीनाइड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ये क्वेश्चन है एक्चुअली। कौन सा समुद्री कैरोटीनाइड जो है वो इन दोनों आपके एल्गीज में पाया जाता है, ठीक है। तो नियोजेल्थिन, ठीक है, एस्ट्रोजेल्थिन, बी क्रिप्टोजेंथिन, या फिर फ्यूकोजेंथिन, ठीक है।
तो आपको ध्यान रखना है, एक्चुअली ये बीटा है, ये बीटा क्रिप्टोजेनेथिन है ये, ठीक है। इसका आंसर आपका फ्यूकोजेनेथिन है गाइस, ध्यान रखना आप लोग। भूरे समुद्री सवाल अलग अलग कलर के होते हैं, ठीक है ना, लाल हरे भूरे, है ना। तो माइक्रो एल्गी और द्वीप परमाणु में फ्यूकोजेनेथिन नाम का एक समुद्री कैरोटीनाइड जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला, भारत निम्नलिखित में से कौन सा जिला औद्योगिक जिले का उदाहरण है? भारत का निम्नलिखित में कौन सा जिला औद्योगिक जिले का उदाहरण है, मतलब उसको औद्योगिक जिले के रूप में जो है उसको जाना गया है, उद्योगों के लिए जाना गया है। तो इसका आंसर कुछ नहीं है, इसका आंसर है कोटा, ठीक है। कोटा की फैक्ट्री है वहां पे, शायद इसकी वजह से फैक्ट्री से याद रखना आप लोग, कोटा फैक्ट्री तो शायद आई थिंक कोई वेब सीरीज है उससे भी याद रखना ना। उद्योग का मतलब क्या होता है, जहाँ पे उद्योग धंधे, जहाँ पे इंडस्ट्री ज्यादा हो। इंडस्ट्री कहाँ पे ज्यादा होगी, जहाँ पे फैक्ट्रियां ज्यादा हो। तो कोटा फैक्ट्री से आप लोग याद रखना, ठीक है ना, कोटा फैक्ट्री से याद रखना। ये क्वेश्चन हो सकता है कि क्या हो जाए, रिपीट हो जाए। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। निम्नलिखित मदों का मिलान कीजिए। व्यापार प्राथमिकता की वैश्विक प्रणाली कब हुई थी? भारत इंडिया गल्फ सहयोग परिषद मुफ्त व्यापार समझौता कब हुआ था? भारत कोरिया आर्थिक समझौता कब हुआ? और 7वीं व्यापारिक समीक्षा नीति जो है वो कब आई? मतलब ये घटनाएं हैं और आपको उसको टाइम टू टाइम क्या करना है, अरेंज करना है। तो दोस्तों ध्यान रखना, आपको व्यापार प्राथमिकताओं की वैश्विक प्रणाली जो है वो 1988 में इसको लागू किया गया था, ठीक है। और भारत का जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, वो कब हुआ था? तो वो हुआ था आपका 2004 में। इसके अलावा दोस्तों आपका भारत का कोरिया के साथ जो है साझेदारी हुई, कब हुई? 2010 में। इसके अलावा 7वीं व्यापारिक नीति की समीक्षा कब की गई? तो 2021 में, ठीक है ना। तो ये इसका क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा सुटेबल? इसका बी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2023 तक की स्थिति के अनुसार भारत में सबसे लंबी दूरी तक लंबी कूद का रिकॉर्ड किसके नाम है? सबसे लंबी दूरी तक लंबी कूद का रिकॉर्ड, ठीक है ना। 2023 तक अनुसार भारत में सबसे लंबी दूरी तक सबसे लंबी कूद का रिकॉर्ड जो है वो किसके नाम है? तो इसका आंसर है जैस्विन एंडरलिन इसका आंसर हो जाएगा, फोर्थ, ठीक है। इनके नाम पे एक रिकॉर्ड है सबसे लंबी दूरी तक कूदने का। जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण निवल खेती योग्य क्षेत्र के माध्यम से गणना करके किया जाता है तो माप को क्या कहा जाता है? कार्यकीय घनत्व, सकल घनत्व, कृषि घनत्व या निवल घनत्व? देखिए, जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण, जनसंख्या घनत्व ना पॉपुलेशन डेंसिटी, जैसे 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं इस तरीके से, है ना। जैसे बांग्लादेश में ज्यादा रहते हैं या इंडिया में भी ज्यादा रहते हैं, आप अगर चले जाओगे यूरोपियन कंट्रीज में वहां पे कम रहता है, इस प्रकार से, ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण निवल खेती योग्य क्षेत्र के माध्यम से गणना करके किया जाता है। तो इससे हम लोग क्या कहते हैं? हम कहते हैं कार्यकीय घनत्व। क्या कहते हैं इसको? कार्यकीय घनत्व कहते हैं, ठीक है। अगला, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? बड़ा सुंदर सवाल है, बहुत डेप्थ क्वेश्चन पूछ लिया इसने। अब देखो ऑप्शन देख के आपको लगेगा कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो है क्या है, मन्नार की खाड़ी अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन आप इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो आप लोग। कह रहा मन्नार की खाड़ी कहाँ है? भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे और श्रीलंका के दक्षिण तट के बीच में। भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे और श्रीलंका के पूर्वी तट के बीच में। अब देखो ये क्या है हमारा, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ठीक है ना। तो उत्तर में होना चाहिए कायदे से, तो श्रीलंका के पूर्वी तट के बीच में है, दक्षिणी तट के बीच में है, ठीक है ना। और दक्षिण पूर्वी तट पे भारत के दक्षिण पूर्वी और श्रीलंका के बीच में, श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच में। भारत के तो चारों दक्षिण पूर्वी ही है, श्रीलंका का चेंज हो रहा है बस, ठीक है। श्रीलंका के पश्चिम में है, श्रीलंका के उत्तर पश्चिम में, श्रीलंका के पूर्वी में या श्रीलंका के दक्षिण तट में। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू, ठीक है ना, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखना आपको, इसका आंसर गए श्रीलंका। देखो भारत का तो दक्षिण पूर्व और श्रीलंका का पश्चिम। आपको पता है भारत के मैप में देखो मन्नार की खाड़ी यहाँ है, पाक जलडमरू यहाँ है ना। तो श्रीलंका का जो है वो भारत का दक्षिण पूर्व और इसका जो है पश्चिम इलाका आता है, यानी कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ क्वेश्चन। लेकिन बहुत ही सुंदर सवाल और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिनको मैप याद है वो लोग भी फंस जाएंगे, ऐसा क्वेश्चन इन्होंने सेट कर दिया इसको, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार उस्ताद अमजद अली खां को प्रदान किया गया है?
निम्नलिखित में से कौन सा राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार उस्ताद अमजद अली खान को प्रदान किया गया है? 18वां, 21वां, 20? दोस्तों इसका आंसर है 21वां। ठीक है, राजीव गांधी को, अच्छा ये अवार्ड, ये जो था ना आपका अमजद अली को अवार्ड मिला, कब मिला था ये आपको पता है? ये है 2013 की बात चल रही है। अभी वर्तमान में 21वां मिला, अभी 25वां अवार्ड जो है दिया गया है हाल फिलहाल में। ठीक है, और ये हारमोनी के लिए दिया जाता है। इसका जो प्राइज मनी है वो 10 लाख रुपए प्लस प्रशस्ति पत्र इसमें दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कौन सा सिद्धांत यह उल्लेख करता है कि शीत जलवायु में आंतरोष्मी प्राणियों में उष्ण जलवायु से संबंधित प्रजातियों की तुलना में छोटे अंग या उपांग होते हैं? तो देखो ध्यान से सुनना आप लोग, एलन का नियम गाइस, किसका नियम? एलन का नियम, एलन इंस्टीट्यूट है उसी का नियम लगा लो आप लोग। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं? जो ठंडी जलवायु के जो क्षेत्र होते हैं वहां पे जो प्रजातियां पाई जाती हैं उनके जो अंग होते हैं वो छोटे होते हैं, छोटे हाथ पैर या बॉडी स्ट्रक्चर छोटे होते हैं। अगला, शिलालेखों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग निम्नलिखित में से किस देवता के भक्त थे? इंद्र, शिव, कृष्ण या राम? तो देखो अभी आपको बुक में बहुत कम मिलेगा, लेकिन पुष्यमित्र शुंग जो है वो कृष्ण भक्त थे। किसके भक्त थे? वैष्णव थे या कह सकते हो कृष्ण भक्त थे, एक ही बात है। अगला, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी दक्षता में सबसे अच्छी परिभाषा कौन सी है? खाद्य श्रृंखला में विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा प्रवाह के बीच का अनुपात। ठीक है, खाद्य श्रृंखला में विभिन्न पोषी स्तरों पर संचित ऊर्जा की क्षमता की मात्रा। खाद्य श्रृंखला में विभिन्न पोषी स्तरों पर द्रव्यमान ऊर्जा, ऐसा तो कुछ देखा नहीं कभी। खाद्य श्रृंखला में विभिन्न पोषी स्तरों पर उपयोग की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा। आपको ये बताना है कि पारिस्थितिकी दक्षता है ना, पारिस्थितिकी इकोसिस्टम की बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो पारिस्थितिकी दक्षता में जो है वो कौन सा, इसमें जो है कौन सी परिभाषा सूटेबल है? तो इसका आंसर पहला हो जाएगा, खाद्य श्रृंखला में विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा प्रवाह के बीच जो है वो अनुपात। ध्यान से सुनना आप लोग। सबसे पहले पौधा जो है, पौधे को कौन खाता है? पौधे को खाता है हिरण। हिरण को कौन खाता है? हिरण को खाता है शेर। शेर के मर जाने के बाद उसको कौन खाता है? स्कैवेंजर, गिद्ध वगैरह। ठीक है ना, इस प्रकार से चलता रहता है और उसका प्रतिशत जो है वो डाउन होता रहता है। किस भारतीय गायिका ने राग सरिता लिखा था? ठीक है, किस भारतीय गायक या गायिका ने जो है वो राग सरिता लिखा था? तो राग सरिता लिखा था चिंतामन रघुनाथ व्यास जी ने। किसने लिखा था? चिंतामन रघुनाथ व्यास जी ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गर्मियों के महीने में पूर्वी जेट धारा प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर किस अक्षांश में बहती है? बहुत अच्छे। अब देखो ये जेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, पवनों से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो जेट धाराएं ये किस एंगल पे बहती हैं, कितने डिग्री पे बढ़ती है। तो आपको पता है कि ये 14 डिग्री नॉर्थ में बहती है। तो 0 डिग्री इक्वेटर हो गया हमारा, भूमध्य रेखा, इसके 14 डिग्री पे बहती हैं। आपको पता है भारत जो है वो 8 डिग्री पे चलना शुरू हो जाता है यहाँ पे। तो 14 डिग्री के आसपास जो है ये धाराएं बहती हैं। कौन सी? भारत के ऊपर किस अक्षांश पे बहती हैं? तो 14 डिग्री नॉर्थ, 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे। आपको पता है ऊपर उत्तर है, नीचे क्या है? दक्षिण है। ठीक है, 23.5 डिग्री पे क्या आपका मकर रेखा है, 23.5 डिग्री पे सॉरी कर्क रेखा है, और 23.5 डिग्री साउथ में क्या आपका मकर रेखा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आय के चक्रीय प्रवाह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह विपरीत दिशा में चक्रीय गति करते हैं। बचत के साथ साथ सरकारी व्यय चक्रीय प्रवाह में अंतःक्षेपण इंजेक्शन हैं। एक क्षेत्र की आय दूसरे की व्यय बन जाती है। एक चक्रीय प्रवाह में क्षरण अंतःक्षेपण के बराबर होता है। क्षरण मतलब जो उसका डिग्रेशन है एक तरह से। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है क्या कि आय के चक्रीय प्रवाह, आय का जो चारों तरीके से जो प्रवाह है, फ्लो है, उनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखो इसमें सेकंड स्टेटमेंट जो है वो रिलेटेबल नहीं है कि बचत के साथ साथ सरकारी व्यय चक्रीय प्रवाह में अंतःक्षेपण है। ठीक है, मतलब जो बचत करती है सरकार उसके साथ उसका खर्चा भी उसी के एक्सपेंड के हिसाब से चलता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, बचत कुछ होता ही नहीं हमारे देश में। मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने 1994 में डैश पुरस्कार जीता। कौन सा पुरस्कार जीता? ग्रैमी, संगीत नाटक अकादमी, ऑस्कर या संगीत कला निधि। 1994 में किसने? मोहन वीणा वादक ने। मोहन जो कि क्या है? मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन। ठीक है ना, अब ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये वीणा से अलग होता है। ठीक है ना, मोहन वीणा आप सर्च करोगे तो गिटार और वीणा का मिक्सचर होता है ये। ठीक है ना, और कौन है? पंडित विश्व मोहन भट्ट को 1994 में इसके लिए अवार्ड मिला। कौन सा अवार्ड मिला?
तो ध्यान रखना आप लोग, वही अवार्ड जिसके लिए आपका हनी सिंह भी अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, ग्रैमी के लिए अवार्ड मिला, ठीक है, चाह रहे हैं कि उनको भी मिल जाए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का। उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कंजर्वेशन जोन किस महीने में लगभग 20 डिग्री नॉर्थ टू 25 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर स्थित होता है? देखो सुनो, ये विश्व का मैप हो गया, ये हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये भारत हो गया, ये यूरोप हो गया। अब आपको पता है यहाँ पे कि आपको पता है कि ये 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, ये हमारा 23.5 डिग्री हो गया। अब ये कह रहा है 20 से 25 डिग्री, तो 20 डिग्री मान के चलो यहाँ से शुरू हो रहा है और 25 डिग्री मान के चलो यहाँ तक जा रहा है। तो इसके बीच में कह रहा है ये कि ITCZ जो है वो इसके बीच में दिया गया है। तो ये किस महीने में दिया जाता है? जून के महीने में, मई के महीने में, जुलाई के महीने में, या फिर अगस्त के महीने में, ठीक है। तो इस वाले एरिया को ITCZ कहा जाता है 25 से 20 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री नॉर्थ, जुलाई मंथ में कहा जाता है इसको, ठीक है। कब कहा जाता है इसको? जुलाई मंथ में, गंगा के मैदान वाले एरिया में होता है ये, ठीक है। एलन के नियम से हमारा क्या तात्पर्य? अब देखो यही क्वेश्चन पूछा था, अब इसी को क्वेश्चन बना दिया। पहले इसको सवाल पूछा था तो उसमें वो था हमारा, तो यही क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं अभी, ठीक है। हमने ये पढ़ा था कि जो ठंडा इलाका होता है उसमें जो जानवर होते हैं, जो स्तनधारी होते हैं, उनके कान या अंग जो होते हैं वो छोटे होते हैं। ये देने वाला व्यक्ति कौन था? तो अभी आपने देखा कि क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया गया, पहले क्वेश्चन कुछ और था और बाद में आंसर को ही क्वेश्चन बना दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जैसे आपने देखा ठंडी जलवायु में स्तनधारियों के कान और जो बाकी चीजें होती है छोटी होती हैं। जिस व्यक्ति ने इसको समझाया था उसका नाम एलन था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? एलन का नियम पड़ गया, ठीक है। एलन इंस्टीट्यूट, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी योजना उच्च शिक्षा संस्थानों में विद्यार्थियों की गतिशीलता को सक्षम बनाती है? कौन सी योजना जो बड़े बड़े शिक्षण संस्थान है उसमें विद्यार्थियों की गतिशीलता को सक्षम बनाती है? तो PM उम्मीद स्कीम है, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम है, स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग लेवल्स है सफल, और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स है। कौन सी योजना ऐसी है जो उच्च शैक्षणिक संस्थानों में जो है बच्चों को सक्षम बनाती है? तो इसका आंसर है गाइस एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। एकेडमिक बैंक्स ऑफ क्रेडिट एक ऐसी योजना है जो उच्च शिक्षक संस्थानों में बच्चों को उसके लेवल पे, उसकी विद्यार्थियों की गतिशीलता को सक्षम बनाती है, उसको हेल्प करती है वहां तक फाइनेंशियली जाने में। अगला, दूध उत्पादकों को डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गांव में उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने की सुविधा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा 2023 में शुरू की गई नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की लागत क्या है? समझ पा आप लोग? जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उसके द्वारा यूपी में जो है एक स्कीम चलाई गई नंद बाबा दुग्ध योजना। उसका बजट क्या है? तो उसका बजट है 1000 करोड़ रुपए। क्या बजट है उसका? 1000 करोड़ रुपए। अगला, संगठन के ग्रेड और उसके उदाहरण संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? संगठन के ग्रेड और उसके उदाहरण के संबंध में कौन सी जोड़ी जो है वो गलत है, ये आपको बतानी है। तो ये तो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन ये वैसा क्वेश्चन है थोड़ा सा कि आपको डिस्कशन कम है इसका, है ना। तो आपको वैसे ध्यान रखना है, उत्तक अंग ग्रेड संगठन, ठीक है, ये गलत है, बाकी सब ठीक है। मतलब कोशिकीय ग्रेड संगठन होता है, कोशिकीय उत्तक ग्रेड भी होता है, ठीक है, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड संगठन भी होता है, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड भी होता है, आपका सेल ग्रेड भी होता है और सेल एंड टिश्यूज ग्रेड भी होता है। अगला, कौन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन की पहचान कीजिए। सूक्ष्म सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2003 के तहत लागू किया गया है। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक योजना है। तीसरा, यह केवल 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए है और यह योजना के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और जन स्वास्थ्य अवसंरचना के माध्यम से 6 सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 में आपको बताना है कि तो देखो इसमें कह रहा है कि कथनों की पहचान की, किसकी? गलत कथनों की। गलत कथनों की पहचान करनी है आपको, ठीक है। तो इसका आंसर गाइस इसमें पहला क्वेश्चन, पहला, तीसरा और चौथा जो है वो गलत है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा स्टेटमेंट सही है।
ये जो योजना है आपका ये महिला बाल विकास मंत्रालय के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित जारी की योजना है। कौन क्या चीज? हाँ ठीक है, ये महिला विकास बाल मंत्रालय जो है, ठीक है, बाकी सारी योजनाएं जो है उसमें गलत हैं। ठीक है, ये चीजें हालांकि क्वेश्चन प्रॉपर नहीं आया हुआ शायद इसमें ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1873 में अमृतसर में निम्नलिखित कौन सा सिख सुधार आंदोलन आरंभ हुआ? 1873 में अमृतसर में निम्नलिखित में से कौन सा सिख सुधार आंदोलन आरंभ हुआ? अकाली आंदोलन, गुरुद्वारा आंदोलन, सिंह सभा आंदोलन या बब्बर अकाली आंदोलन? बहुत ही सही क्वेश्चन है और शायद हो सकता है कि ये रिसेंट में किसी रीजन की वजह से कनेक्टेड हो। ठीक है, 1873 में अमृतसर में सिखों के सुधार के लिए एक आंदोलन हुआ जिसे कहते हैं सिंह सभा आंदोलन। क्या कहते हैं इसको? सिंह सभा आंदोलन। ठीक है, 1873 में गाइस। अगला, कौन सा आवश्यक एमिनो अम्ल कैल्शियम अवशोषण को बढ़ाता है और कोलेजन के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कोलेजन के निर्माण में कौन सा एमिनो एसिड जो है, कौन सा एमिनो एसिड कैल्शियम अवशोषण को बढ़ाता और कोलेजन के निर्माण में जो है वो मुख्य भूमिका निभाता है? तो इसका आंसर होगा गाइस लाइसिन। लाइसिन जो है इसका उत्तर होगा। लाइसिन एक ऐसा अमीनो एसिड है जो कि कैल्शियम अवशोषण को बढ़ाता है और कोलेजन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा पार नदी है? सीमा पार नदी है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पार नदी है, ट्रांस बाउंड्री नदी है। झेलम, व्यास, रावी या सिंधु, ऐसी नदी जो ट्रांस बाउंड्री है। ठीक है, तो देखो सीमा पार नदी है, रावी नदी को कहा जाता है। ठीक है, सीमा के इस पार ही है। ठीक है, भारत ने एथलेटिक्स में अपना पहला विश्व चैंपियनशिप पदक कब और कहां जीता? एथलेटिक्स समझ रहे हो आप लोग? एथलेटिक्स में पहला पदक कब जीता और कहां जीता? तो देखो फ्रांस में जीता है और 2003 में जीता है। कब जीता है? 2003 में। और कहां जीता, कितने, कब जीता है? 2003 में और फ्रांस में जीता। अगले की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एसएचजी बैंक लीकेज प्रोग्राम का एक घटक है? कौन सा भारत में एसएचजी बैंक लीकेज प्रोग्राम का एक फैक्टर है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो कह रहा है क्या, गैर सरकारी संगठन एसएचजी की क्षमता निर्माण प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। ठीक है, सूक्ष्म वित्त संस्थाएं एसएचजी को सीधे ऋण प्रदान करती हैं। ठीक है, बैंक जो है वो बैंक एसएचजी के व्यक्तिगत सदस्यों को ऋण प्रदान करते हैं। हाँ, ये हो सकता है। बैंक जो है वो जितने भी एसएचजी है ना, बैंक लीकेज प्रोग्राम्स हैं, इनके सदस्यों को जो है वो व्यक्तिगत सदस्यों को जिनके पर्सनल उनको लोन प्रदान वो कर सकती है। ये इससे रिलेटेबल है, इसका फैक्टर है ये। अगला, पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन कब हुआ? अब देखो पहले गेम्स के जितने भी पहले पहले के होने वाले जो आपके कार्यक्रम है, चाहे वो क्रिकेट का पहला हो या टेस्ट मैच का पहला हो, है ना, या खो खो का पहला हो, सबके देखो पहले पहले पूछे हुए एक सुर में, है ना। तो पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी? ठीक है, तो पहली एशियाई कबड्डी जो है वो 1980 में। कब आयोजित की गई थी? 1980 में। ठीक है, भारत में लगभग कितने प्रतिशत यात्री यातायात सड़कों का, कितने प्रतिशत यात्री यातायात सड़कों द्वारा प्रयोग किया जाता है? कितने प्रतिशत यात्री यातायात सड़कों द्वारा प्रयोग यूज किया जाता है? ठीक है ना, 77, 67, 87 या फिर 57। तो देखो 87% जो है ना यातायात सड़कों का प्रयोग किया जाता है, 87% लगभग। अगला, पेशावर के पास मर्दन से बरामद तख्ते बशी शिलालेख, कौन सा शिलालेख? तख्ते बशी शिलालेख वर्तमान पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में किस राजवंश के शासनकाल का वर्णन करता है? पाकिस्तान का जो आपका पेशावर का इलाका है उसके बाद से एक शिलालेख मिला है, एक स्टोन इंस्क्रिप्शन मिला है जिसका नाम है तख्ते बशी। इसमें किस राजवंश की जानकारी है? तो हिंद, यूनानी, शक, बैक्टीरियन या पार्थियन। अब देखो क्वेश्चन हिस्ट्री का है लेकिन करंट अफेयर से रिलेट कर रहा है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका पार्थियन। क्या आंसर हो जाएगा इसका? पार्थियन इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 1993 में
प्रत्येक वर्ष किस संस्था द्वारा संगीत नाटक कला आचार्य पुरस्कार दिया जाता है? संगीत नाटक कला आचार्य पुरस्कार दिया जाता है। तो मद्रास संगीत अकादमी, सुब्रमण्यम अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, शंकर महादेव अकादमी या कलकत्ता संगीत विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। संगीत कला आचार्य पुरस्कार जो है, संगीत कला आचार्य पुरस्कार जो है, ये मद्रास संगीत अकादमी के द्वारा दिया जाता है। इसके द्वारा दिया जाता है, मद्रास संगीत अकादमी के द्वारा इसको दिया जाता है। अगला, जेम्स रेनेल को हिंदुस्तान का मानचित्र तैयार करने के लिए किसने कहा था? जेम्स रेनेल ने किसका मानचित्र तैयार किया? हिंदुस्तान का। ये तो हमें क्वेश्चन से जानकारी प्राप्त हो जा रही है, लेकिन किसने कहा था कि भाई आप मानचित्र बनाओ हिंदुस्तान का? ठीक है ना, तो ये आपको बताना है। तो जेम्स रेनेल को जो है मानचित्र बनाने का जो ऑर्डर दिया था, वो दिया था रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने दिया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, कार्टोग्राफर था ये जेम्स। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में किशोर जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? मतलब किशोर कितने हैं, जो हमारे बिल्कुल टीनेज टाइप के हैं, वो कितने परसेंट है? ठीक है, तो टोटल पॉपुलेशन का लगभग 20.9% जो है वो क्या है? वो किशोर है। 20.9% जो है क्या है? किशोर है। अभी एमटीएस का एग्जाम चल रहा है दोस्तों, इसमें भी क्वेश्चन आया था एमटीएस 2024 में एक, ठीक है, कि जनसंख्या की दर क्या है प्रति व्यक्ति, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं जो है वो है। तो इसको आप कमेंट करके बताना। देखो 2021 की जनगणना जो है वो कोविड के कारण से कंप्लीट नहीं हो पाई, तो एग्जाम्स में 2011 की जनगणना के ही क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अभी पिछले कई एग्जाम में हो रहे हैं और आगे भी होंगे। इनमें से कौन सा मई 2022 में जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहला या पहली भारतीय है? मतलब पहला भारतीय या पहली भारतीय जिन्होंने क्या जूनियर विश्व भारोत्तोलन है ना, जो वेट वो आपका जो वो उठाते हैं है ना, बेंच प्रेस वगैरह जो होता है वो चीज है ना, तो वो किसने जीता? सतीश शिवलिंगम ने जीता, हर्षा शरद गरुड़ ने जीता, या संतोष मत्सा ने जीता, या मीराबाई चानू ने जीता? तो दोस्तों इसका आंसर है हर्षा शरद गरुड़ ने। डैश गुप्तों के सहायक प्रमुख थे, कौन थे भाई? मैत्रक। कौन थे भाई? मैत्रक। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बुक में नहीं मिलेगा। मैत्रक जो गुप्त वंश थे उसके सहायक प्रमुख थे। उन्होंने पश्चिमी भारत के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, पश्चिम भारत में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। ठीक है, और ध्रुवसेन जो था इसी मैत्रक का क्या था? एक राजा था। आगे, निम्नलिखित भारतीय महिला मुक्केबाज में से किसे 2022 में अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की अध्यक्ष और एक मतदान सदस्य के रूप में चुना गया? इस महिला को जो है अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉक्सिंग का अध्यक्ष चुना गया और उसको एक वोटिंग सदस्य के रूप में भी चुना गया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा लवलीना बोर्गोहेन। किसको चुना गया? लवलीना बोर्गोहेन को। अगला, नेक्स्ट, तरुण भट्टाचार्य। 10 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। तरुण भट्टाचार्य जिन्हें 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? तरुण भट्टाचार्य जिन्हें 2018 में क्या दिया गया था? संगीत नाटक अकादमी दिया गया था। ठीक है, तो मतलब वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते थे? ठीक है, क्या वो सितार बजाते थे, क्या वो संतूर बजाते थे, क्या वो तबला बजाते थे, या वायलिन? तो ये क्या बजाते थे? संतूर बजाते थे। ठीक है, अगले की बात करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी लवणता सर्वाधिक है? कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा जो है वो, तो ध्यान रखना गाइस, मृत सागर तो खैर है ही बहुत ज्यादा, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो है लेक वैन। कौन सा? लेक वैन जो है वो इन सब में सबसे ज्यादा सॉल्टी है। ठीक है, डेड सी इतना ज्यादा मतलब कि वो उसमें ज्यादा लवणता पाई जाती है, क्योंकि उसमें आदमी तैर नहीं सकता, इतना कुछ है इसमें, कुछ जिंदा ही नहीं रहता, इसलिए उसको मृत सागर कहते हैं। लेकिन मृत सागर से भी ज्यादा जो है वो है लेक वैन। हमारे दिमाग में मृत सागर रहता है, लेकिन वो आंसर नहीं है इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वल्लभ जी को प्राचीन भारत का एक शहर, वल्लभ जी जो प्राचीन भारत का एक शहर था, 5वीं से 8वीं शताब्दी तक राजवंश की राजधानी बना। वल्लभी एक्चुअली, ठीक है ना, वल्लभी जो कि प्राचीन भारत का एक शहर था, 5वीं से लेकर के 8वीं यानी लगभग 300 सालों तक वो राजधानी बना रहा। आपको बताना वो किस राजवंश के अधीन जो है वो आता था। ठीक है ना,
तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, वही आंसर है इसका, मैत्रक के अधीन आता था। ठीक है, मैत्रक वंश की राजधानी थी। अभी पीछे क्वेश्चन आया था मैत्रकों का, मैत्रक और गुप्तों का जो है वो अच्छा खासा चल रहा था। ठीक है, अगले की बात करते हैं। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का यूपैक नाम क्या है, IUPAC नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिथाइलोप्रोपेन। ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अपघटन अभिक्रिया रेड क्रॉस अभिक्रिया नहीं है? कौन सी अभिक्रिया जो है वो रेड क्रॉस अभिक्रिया नहीं है? रेडॉक्स अभिक्रिया, सॉरी रेड क्रॉस नहीं, रेडॉक्स लिखा हुआ है यहाँ पे एक्चुअली, रेडॉक्स नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन रखें, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन, डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड का अपघटन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का अपघटन, या पोटेशियम क्लोराइड का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले भारतीय ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किए थे? तो पहला, मैंने कहा ना हर गेम का पहला पहला कहानी पूछी जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले भारतीय ओलंपिक खेलों को जो है सबसे पहले आयोजित किया गया था लाहौर में। कहाँ आयोजित किया गया था? लाहौर में आयोजित किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1924 के पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए कितने एथलीटों का चयन किया गया? 1924 का जो पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे, है ना, पेरिस के जो हमारे समर ओलंपिक्स थे, उसमें कितने एथलीटों को चुना गया? ठीक है, कितने लोगों को चुना गया जो उसमें पार्टिसिपेट करते थे? तो ध्यान रखना आप लोग, भारत के 8 एथलीट्स को चुना गया था 1924 के पेरिस के समर ओलंपिक्स में, पेरिस के समर ओलंपिक्स में। आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट 97, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 की जनगणना की तुलना में पुरुषों और महिलाओं के साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? मतलब पुरुष जो है वो कितने परसेंट ग्रो हुए हैं एजुकेशन में, और महिलाएं जो है वो कितना ग्रो हुई हैं? ठीक है, तो ध्यान रखना आपको, पुरुषों में वृद्धि हो गई 6.88% की, और महिलाओं में ज्यादा हुई है 11.79 की। ठीक है, पुरुषों के कंपेरिजन में महिलाएं ज्यादा लिटरेट हुई हैं, वहां पे ज्यादा ऑप्शंस थे ग्रोथ के। आगे की तरफ बढ़ते हैं। बेरियम सल्फेट पर पैलेडियम को डैश के रूप में भी जाना जाता है। बेरियम सल्फेट को, पैलेडियम को, बैरियम को किस रूप में जाना जाता है? यूं कह लो कि बेरियम सल्फेट को और किस रूप से जाना जाता है? तो रेजन मुंड उत्प्रेरक के रूप में। किससे जाता है? रेजन मुंड उत्प्रेरक के रूप में। उत्प्रेरक जो उसको क्या करता है? एक्टिव करता है, इसको इंसाइट करता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व सचिव सूचना और प्रसारण थे जिन्हें अक्टूबर 2021 में भारत के प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? मतलब कौन ऐसे थे सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव थे जिन्हें भारत के प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? तो आपको याद रखना, अमित खरे। कौन थे भाई? ये अपने जो क्वालिटीज है, अपनी जो नॉलेज है उस पर काफी खरे उतरे, इसलिए अमित खरे को क्या बना दिया गया? प्रधानमंत्री का मुख्य सलाहकार बना दिया गया। अगला, एमपीएलएडीएस योजना किस वर्ष लागू की गई? दिस इज 100th क्वेश्चन, 100वां क्वेश्चन पूरा होने जा रहा है हम लोगों का। ठीक है, एमपीएलएडीएस योजना किसके तहत पूरी गई थी? तो 1993 गाइस, 1993 के तहत, मतलब इस वर्ष लागू की गई थी। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो एमपीएलएडीएस योजना है ये किस चीज से रिलेटेड है और इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो आज की सीरीज का जो पहला पार्ट है इसको यहीं पे रोकते हैं हम लोग। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन डेफिनेटली आप मेरा यकीन मानिए, आप खुद देखिए कितने सारे क्वेश्चन रिपीटेड थे। और मैंने अभी भी कुछ स्क्राइब के एग्जाम्स देखे, पेपर देखे, तो उसमें मुझे बच्चे जो रिव्यू दे रहे थे उसमें मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको रिवाइज कीजिए, हो सकेगा तो इसका, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ इसका टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहां से इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं ताकि आपको ये काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगला पार्ट जल्दी आएगा, तब तक इसको आप लोग रिवाइज कीजिए, अगला पार्ट तुरंत इसको डालेंगे। ठीक है, थैंक यू।